हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। दोस्तों, दिशा की दोनों नई किताबें 25वां संस्करण लॉन्च हो चुका है। अगर आपने ये किताबें नहीं खरीदी हैं तो आप थोड़ा पीछे रह गए हैं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों लेटेस्ट क्वेश्चंस भी जोड़े गए हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सभी इसके अंदर जोड़े गए हैं। और ये 24वें संस्करण से थोड़ी मोटी किताब है, तो आपको इसे परचेज़ कर फ़ायदा ही होगा। अगर आप ऑनलाइन कहीं भी देखेंगे तो दोनों किताबें आपको 450 रुपये की मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये किताबें हमसे मंगवाते हैं तो आपको केवल और केवल 400 रुपये के अंदर आपके घर पर डिलीवर करवा दी जाएगी। अगर आपको ये किताबें ऑर्डर करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें। अब बिना समय बर्बाद करते हुए हम पढ़ने की ओर चलते हैं। हमने 2 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। आज पढ़ेंगे तीसरा भाग, जो कि है प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। पहला प्रश्न, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? उत्तर होगा पहला, दूसरा यानी 4। व्याख्या, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों, पहला पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा नहरी प्रदेश, चौथा अरावली प्रदेश, पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और सातवां चंबल बीहड़ प्रदेश में विभक्त किया। 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास S.K. सेन 3 भागों में तथा 1971 में तीसरी बार डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान के 2 भागों, राजस्थान व राजस्थान पठार तथा 4 उपभागों मरुस्थल, राजस्थान बांगर, अरावली पठार व चंबल बेसिन एवं 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर निम्नांकित 4 भागों में विभाजित किया है। राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 एक दृष्टि में। उत्तर पश्चिम, इसका समय दोस्तों सबसे नवीन है। इसका युग है प्लीस्टोसीन उत्तर। क्षेत्रफल है 61.11%। जनसंख्या है 40%। अवशेष तैथिस सागर। भारत भौतिक प्रदेश हिस्सा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसकी ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। जिले आते हैं इसमें 16। औसत ऊंचाई है 150 से 380 मीटर। वर्षा 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। नदियाँ घग्गर और लूनी। जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क। वन कांटेदार झाड़ियाँ। मिट्टी में रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पर मिलती है, जिसे एरिडी एंटीसोल्स कहते हैं। फसल गवार, बाजरा और मोट। और इसकी विशिष्टता है बालू का स्तूप। इसी के बाद दूसरे की बात कर लेते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका समय सबसे प्राचीन है। युग प्री कैम्ब्रियन। क्षेत्रफल 9%। जनसंख्या इसमें 10% आएगी। अवशेष गोंडवाना लैंड। भारत भौतिक प्रदेश हिस्सा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ढाल इसकी पार्श्ववर्ती है। जिले इसमें 13 आते हैं। औसत ऊंचाई है 930 मीटर। वर्षा 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर होती है यहाँ पर। इसके बाद इसमें नदियाँ देखें तो बनास आती हैं। जलवायु में उप आर्द्र आता है। वन में उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ। मिट्टी में यहाँ पर लाल भूरी पथरीली, जिसे इंसेप्टिसोल्स कहते हैं। फसल मक्का और ज्वार। विशिष्टता है यहाँ की बहुतायत खनिज। अगला है पूर्वी मैदान प्रदेश। समय तीसरा प्राचीन। युग प्लीस्टोसीन प्रारंभिक। क्षेत्रफल 23%। जनसंख्या 39%। अवशेष तैथिस सागर। भारत भौतिक प्रदेश हिस्सा उत्तर भारत का विशाल मैदान। ढाल पश्चिम से पूर्व। जिले 13 आते हैं। औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर। वर्षा 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। नदियाँ बनास, बाणगंगा, चंबल, माही। जलवायु आर्द्र। वन मिश्रित पतझड़। मिट्टी आती है इसमें जलोढ़, दोमट, अल्पिसोल्स जिसे कहते हैं। फसल आती है गेहूँ, जौ, चना, सरसों। और विशिष्टता है यहाँ की बीहड़। क्या है विशिष्टता? विशिष्टता है बीहड़। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी पठार। इसका समय दूसरा प्राचीन। युग क्रिटेशियस। क्षेत्रफल 6.89%।
जनसंख्या 11%, अवशेष गोंडवाना लैंड, भारत भौतिक प्रदेश हिस्सा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इसकी ढाल है दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से पूर्व तक। जिले हैं 6। औसत ऊंचाई है इसकी 450 से 600 मीटर। वर्षा होती है यहाँ पर 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर नदियाँ बहती हैं जिनके नाम हैं चंबल, पार्वती, आहू, काली सिंध और परवन। जलवायु अति आर्द्र, वन सघन सदाबहार वन, मिट्टी काली कछारी जिसे वर्टिसोल्स कहते हैं। फसल मसाले, सोयाबीन और कपास उगाई जाती हैं। और यहाँ की विशिष्टता है लावा पठार। क्या है विशिष्टता? लावा पठार। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? उत्तर है चौथा 7। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? उत्तर है तीसरा अरावली पर्वतीय अंचल। झालावाड़ के बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? उत्तर होगा चौथा हाड़ौती पठार, बनास बेसिन, मध्य अरावली। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा हैं? उत्तर होगा पहला उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? उत्तर होगा दूसरा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? उत्तर होगा पहला दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। राजस्थान के निम्न भौतिक प्राकृतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर है पहला पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान क्षेत्र। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? उत्तर है पहला दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उत्तर होगा दूसरा गलत है। इसके अलावा तीनों पढ़ेंगे हम जो सही हैं। पहला, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तीसरा, पश्चिम बालू का मैदान टैथिस सागर का विशेष रूप है। चौथा, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। व्याख्या, उत्तर पूर्वी मैदान को टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इयोसीन काल एवं प्लेस्टोसीन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र टैथिस सागर था। राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं? इसका उत्तर होगा तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा सही सुमेलित हैं। पहला है भौतिक विभाग दक्षिण पूर्वी पठार, शेल समूह से आर्कियन विंध्यन क्रम, धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग। दूसरा है भौतिक विभाग पश्चिमी बालू का मैदान, शेल समूह, रायलो क्रिटेशियस क्रम, धरातलीय लक्षण टैथिस सागर का अवशेष रूप। तीसरा है भौतिक विभाग अरावली शेल समूह, अरावली दिल्ली क्रम, धरातलीय लक्षण और प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी। व्याख्या, पूर्वी मैदान भाग मरुस्थल किसी समय टैथिस सागर तथा अरावली हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। अगला प्रश्न, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। उत्तर होगा तीसरा, यानी शेखावाटी प्रदेश, विंध्यन प्रदेश, लूनी बेसिन और फिर माही का मैदान। व्याख्या, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः घग्गर, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि, विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, माही का मैदान आते हैं। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। उत्तर होगा पहला, A.M. हेरोन। व्याख्या, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। उत्तर होगा पहला, A.M. हेरोन। राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में A.M. हेरोन, T.H.D. ला टॉर्शे, M.S. कृष्णन, A.L. कॉल्सन, C.A. हैकेट, P.K. घोष, D.N. वाडिया आदि का नाम उल्लेखनीय है, किंतु राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.M. हेरोन 1936-53 ने प्रस्तुत किया। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान के थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? उत्तर होगा दूसरा 61% और 40%।
व्याख्या। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश निर्माण काल टर्शियरी एवं प्लीस्टोसीन उत्तर। विस्तार कुल लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर समुद्र तल से। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 6.11%, 61.11%, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर भाग आता है, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश का पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान तथा पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। इसको भू आकृतिक लक्षणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल राठी प्रदेश 1,00,000 वर्ग किलोमीटर और दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान राजस्थान बांगर 75,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? उत्तर होगा तीसरा 61%। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी में स्थित 12 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? उत्तर होगा पहला 40%। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार डैश दिशा में हो रहा है? उत्तर है तीसरा पश्चिम से पूर्व। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है? उत्तर होगा तीसरा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। गतिशील मोबाइल रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर होगा चौथा धरियन। व्याख्या। शुष्क मरुस्थल एराइड डेजर्ट। यह क्षेत्र 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले धोरे दरियन के अधिक फैलाव के कारण थली रेत ही रेत कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ढांड कहते हैं। धरातलीय विविधता के आधार पर इस मरुस्थल का विभाजन 3 उपविभागों में किया जाता है। क रेतीला मरुस्थल। इसमें मरुस्थलीय भू आकृतियों की विविधता पाई जाती है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश एवं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ख पथरीला मरुस्थल हम्मादा। इसका विस्तार पथरीला मरुस्थल का विस्तार जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर के कुछ भागों में पाया जाता है। ग मिश्रित मरुस्थल रेग। इस प्रकार के मरुस्थल जैसलमेर के निकट रुद्रवा क्षेत्र तथा रामगढ़ में पाए जाते हैं। इस प्रकार के मरुस्थलों में रेत के कणों के साथ चट्टानों के विखंडित कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित झीलें कहलाती हैं। उत्तर होगा दूसरा डांड संदर्भित है। उत्तर होगा चौथा थार के मरुस्थल में अस्थायी झील से। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? उत्तर होगा चौथा राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। व्याख्या। थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85%, पाकिस्तान में 15%। इसका विस्तार भारत में क्रमशः राजस्थान 62%, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,38,254 किलोमीटर है तथा राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा व 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? उत्तर होगा चौथा लगभग 2/3। थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन है। उत्तर होगा पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा सही हैं, जो कि है यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तीसरा, यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। चौथा, भालेरी, चूरू, मेंढा नदी घाटी, सीकर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तर होगा दूसरा दक्षिणी भाग। व्याख्या। इसकी समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर दक्षिणी भाग में और 300 मीटर उत्तरी भाग में है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? उत्तर होगा चौथा 12। व्याख्या। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले माना है, किंतु वर्तमान नए
जिलों के पुनर्गठन के पश्चात मरुस्थलीय जिलों की संख्या 16 गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, बीकानेर, नागौर, ब्यावर जिले का उत्तर पश्चिमी भाग, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर हो गई है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्रों में नहीं है? उत्तर होगा दूसरा, उदयपुर। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? उत्तर है तीसरा, टेथिस सागर का। व्याख्या: थार का रेगिस्तान एवं पूर्वी मैदानी भाग किसी समय टेथिस महासागर का भाग था। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में सांभर, डीडवाना, पचपदरा, बालोतरा आदि झीलें एवं खारे पानी की अस्थायी झीलें, प्लाया झीलें स्थित हैं। आकलगांव, जैसलमेर के जीवाश्मीय प्रमाण भी इसी ओर इंगित करते हैं। प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? उत्तर होगा दूसरा, थार का मरुस्थल में। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं वह है? उत्तर है चौथा, थार का रेगिस्तान अंचल। व्याख्या: पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। रामायण और भगवद गीता में धनशा शब्द का संदर्भ किससे है? उत्तर होगा दूसरा, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से। व्याख्या: धनशा शब्द भगवद गीता और रामायण में ए डेजर्ट और सूचीबद्ध किया गया है। रामायण में राजस्थान को धूमकुल्य कहा गया है। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? उत्तर होगा दूसरा, 16.7 करोड़ वर्ष। व्याख्या: जैसलमेर के जेठवाई क्षेत्र में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थोरोसोरस की नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं जो 167 मिलियन वर्ष पुराना है। IIT रुड़की और GSI ने शाकाहारी डायक्रेओसोराइड सोरोपोड्स डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की जिसे थारासोरस इंडिकस नाम दिया है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? उत्तर होगा पहला, 41.5%। सॉरी दोस्तों, ये पेज थोड़ा क्लियर नहीं आया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उससे आप समझने की कोशिश करें। व्याख्या: पश्चिमी रेतीले राजस्थान में बालू का स्तूपों का विस्तार, क्षेत्रफल और मरुस्थलीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 85,660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और मरुस्थलीय क्षेत्रफल का प्रतिशत है 41.50%। 0% से 20% प्रभावित क्षेत्र 24,856 वर्ग किलोमीटर और मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है 11.50। 20 से 40% प्रभावित क्षेत्र 10,165 वर्ग किलोमीटर हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रफल का प्रतिशत है 4.80%। 40 से 60% प्रभावित क्षेत्र 34,322 वर्ग किलोमीटर हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रफल का प्रतिशत है 14.70%। 60 से 80% प्रभावित क्षेत्र 39,782 वर्ग किलोमीटर हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रफल का प्रतिशत है 18.60%। 80 से 100% प्रभावित क्षेत्र 18,903 वर्ग किलोमीटर हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रफल का प्रतिशत है 8.90। ये कुल होता है 2,13,688। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के देश क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उत्तर है पहला, 60%। व्याख्या: पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का लगभग 59 से 60% भाग बालू का स्तूपों से आच्छादित है। बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है? उत्तर है दूसरा, जोधपुर। पर्मियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर बेड फालूदी जिले पूर्व जोधपुर के बाप गांव के आसपास गोलाश्म संस्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित हैं। उत्तर है तीसरा, कार्बोनिफेरस। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? उत्तर है पहला, थली नहीं है। इसके अलावा बरखान, पैराबोलिक और सीफ इसके प्रकार हैं। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश सैंडी ड्यून्स एरिया,
ये मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है। इन्हें टीले, टीबे, धोरे साहित्यिक भाषा में धरियन, जैसलमेर की स्थानीय भाषा में नामों से जाना जाता है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर तथा सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। थार रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान ओएसिस कहते हैं। बालू का स्तूप के प्रकार पवन की गति के अनुसार अनुर्धेय, पवनानुवर्ती, रेखीय बालू का स्तूप, बरखान, बरछान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जिसे ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं, आकृति के अनुसार पैराबोलिक बालू का स्तूप, सीप बालू का स्तूप और तारा बालू का स्तूप। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। उत्तर है चौथा इंसैलबर्ग। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? उत्तर है पहला मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर। व्याख्या: तारा बालू का स्तूप स्टार सैंड ड्यून्स हम्मादा के चारों ओर पाए जाने वाले बालू का स्तूप को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। तारा बालू का स्तूप जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरन और पोखरन क्षेत्र तथा गंगानगर के सूरतगढ़ में मिलते हैं। राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? उत्तर है तीसरा यानी पहला और दूसरा, बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर, और दूसरा है गंगानगर जिले का सूरतगढ़ क्षेत्र। व्याख्या: अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ट्रांसवर्स ड्यून्स, इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर एवं स्तूपों के मध्य दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। ये पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले स्तूप होते हैं। ये बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? उत्तर है पहला बरखान। व्याख्या: बरखान, बरछान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप 20 से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में 10 से 20 मीटर ऊंचाई एवं 100 से 200 मीटर तक चौड़ाई तक फैले हैं। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूपों का होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। भालेरी, चूरू, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर, लूण, करणसर, करणी माता, देशनोक, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, ओसिया, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन में मिलते हैं। यह बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उत्तर होगा तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा यानी ओसिया, जोधपुर, भालेरी, चूरू, देशनोक, बीकानेर। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उत्तर है दूसरा, 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में। सीफ क्या है? उत्तर है पहला, अनुर्धेय बालू का स्तूप। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती हैं, जिसे सीप कहा जाता है। बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि रोही कहलाती है। कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? उत्तर है पहला, सीफ। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृशद्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? उत्तर है पहला, रेखीय पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। व्याख्या: अनुर्धेय पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप, लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर ड्यून्स। इनका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है। जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में भी इनका विस्तार है। इन रेखीय बालू का स्तूप की ऊंचाई 10 मीटर से 60 मीटर तक पाई जाती है। पवनानुवर्ती स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर बने सीप वाले स्तूप होते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? उत्तर है दूसरा, बरखान एवं परवलई। व्याख्या: सीफ पवन विमुख, रेखीय, आदि अनुर्धेय तथा बरखान परवलीय अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवावशेष
बालू का स्तूप को जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है? उत्तर है पहला अवरोधी। व्याख्या: अवरोधी बालू का स्तूप, जीवावशेष बालू का स्तूप। अरावली की पहाड़ियों के अवरोध के कारण निर्मित ये बालू का स्तूप पहाड़ी के दोनों तरफ पवन सम्मुख एवं पवन विमुख ढाल पर पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों में जीवावशेष पाए जाते हैं। ये पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़, अजमेर, बिचुन पहाड़, जोबनेर, जयपुर एवं सीकर की पहाड़ियां आदि क्षेत्र में मिलते हैं। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? उत्तर है चौथा यानी पैराबोलिक। व्याख्या: राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालू का स्तूप को पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप बीकानेर, राजस्थान में सर्वाधिक हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू के स्तूप हैं। उत्तर होगा चौथा पैराबोलिक। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? उत्तर है पहला बालू का स्तूप। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? उत्तर है चौथा फलोदी पोखरण। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, सैंडी ड्यून्स फ्री एरिया। मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में, पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में और फलोदी जिले के दक्षिणी व पश्चिमी क्षेत्रों में विस्तृत है। सही कथन का चयन कीजिए। उत्तर होगा तीसरा। पहला और दूसरा सही है। पहला, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। दूसरा, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। उत्तर होगा चौथा, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण में। लाठी सीरीज क्या है? उत्तर है पहला, भूमिगत जलपट्टी। व्याख्या: लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक भूगर्भीय पृथ्वी के अंदर जलभृत की चौड़ी पट्टी, भौगोलिक बेल्ट, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ टर्शियरी कालीन अवसादी चट्टानों में तेल एवं गैस के भंडार मिलते हैं। यहाँ चांदन नलकूप कम गहराई में अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण थार का घड़ा कहलाता है। थार का घड़ा किसे कहा जाता है? उत्तर है पहला, चांदन नलकूप को। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है पहला, बालू का स्तूपों की अधिकता। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? उत्तर है दूसरा, जैसलमेर। व्याख्या: आकलगांव जैसलमेर के जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में काष्ठ जीवावशेष पार्क वुड फॉसिल पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। आकल वुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। यहाँ विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? उत्तर है दूसरा, आकल। निम्न में थार मरुस्थल के भाग हैं। उत्तर है तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। गोडवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश और बनास का और घग्गर का मैदान। व्याख्या: अर्धशुष्क मैदान, बांगर प्रदेश का विभाजन, घग्गर क्षेत्र, काली चिकनी मिट्टी से बने उपजाऊ प्रदेश का विस्तार, गंगानगर 60% तथा हनुमानगढ़ 40% के सबसे उत्तरी भागों में है, जहां प्राचीन काल से ही घग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। घग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। ख, नागौरी उच्च प्रदेश, समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 500 मीटर। नागौरी उच्च प्रदेश नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग अंतः प्रवाही है, जिसके धरातल में कई गर्त पाए जाते हैं, जहां वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी की मौसमी झीलें बन जाती हैं, जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। सांभर, डीडवाना आदि नमक झीलें इसी प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश में सोडियम तत्व की अधिकता होने के कारण यह बंजर व रेतीला प्रदेश है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र कुबड़ पट्टी पाई जाती है। ग, शेखावाटी क्षेत्र, आंतरिक जल प्रवाह का मैदान, समुद्र तल से ऊंचाई 450 मीटर। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग अंतः प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी के दक्षिण पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावाटी क्षेत्र स्थित है। शेखावाटी भूभाग की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र अंतः प्रवाही है, जो चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग तथा
उत्तरी नागौर का कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लवणीय गर्त रन भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। घ लूनी बेसिन गोडवाड़ा प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल के इस प्रदेश में लूनी व उसकी सहायक नदियां बहती हैं। पाली, सिरोही, जोधपुर व जालोर आदि जिलों में विस्तृत इस क्षेत्र की सभी नदियां अंशकालीन हैं। लूनी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदानी भाग समतल प्राचीन को घेरता है। समतल प्राचीन कांपीय मैदान का है, जो संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग को घेरता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा जिले तक पहाड़ी अपवाह तंत्र के कारण मीठा एवं तत्पश्चात नमक युक्त चट्टानों, नमक के कणों युक्त एवं मरुस्थलीय प्रदेश के अपवाह तंत्र के कारण खारा पाया जाता है। ज्ञातव्य है कि बाड़मेर व जालोर का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, जहाँ पूर्व से समुद्र था, उस क्षेत्र को नेहड़ निरहद के नाम से जाना जाता है। लूनी बेसिन अथवा गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा जिला समूह सम्मिलित है? उत्तर है चौथा जोधपुर, पाली, जालोर। निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? उत्तर है चौथा शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा कथन राजस्थान के घग्गर मैदान के संदर्भ में सही नहीं है? उत्तर होगा चौथा, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों के 1/3 क्षेत्र पर इसका विस्तार है। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? उत्तर होगा दूसरा, पश्चिमी मरुस्थल। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है। उत्तर है पहला, लूनी जवाई बेसिन। राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है दूसरा, गोडवाड़। कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा, छप्पन का मैदान। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी है? उत्तर है दूसरा, 300 से 500 मीटर। घग्गर का मैदान स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, गंगानगर व हनुमानगढ़ में। शेखावाटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर होगा चौथा, यहाँ लवणीय गर्त रन नहीं पाए जाते हैं। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? उत्तर होगा दूसरा, लूनी बेसिन। अरावली पर्वतीय क्षेत्र। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? उत्तर होगा पहला, प्री कैम्ब्रियन। व्याख्या। भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप नीस शिस्ट व ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर ग्रुप क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी हुई है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई थी। इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी। अरावली पर्वतमाला। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलित पर्वतमाला, समयानुसार प्राचीनतम पर्वतमाला। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। उत्तर होगा तीसरा, अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में। अरावली किस प्लेट से अलग हुई? उत्तर है तीसरा, यूरेशियन प्लेट। विश्व की प्राचीनतम वलित व पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर होगा दूसरा, अरावली। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? उत्तर होगा दूसरा, इसकी तुलना यूएसए के रॉकी पर्वत से की जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस भूभाग का हिस्सा है? उत्तर होगा दूसरा, गोंडवाना भूमि। व्याख्या। प्रागैतिहासिक काल या कार्बोनिफेरस युग भी जिसे कहा जाता है, इसे 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, अंगारा लैंड, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में आते हैं राजस्थान में अवशेष नहीं अंगारा लैंड के। तैतीस सागर पहला मरुस्थल प्रदेश और दूसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। गोंडवाना लैंड में अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है। उत्तर है तीसरा, अरब सागर तल। व्याख्या। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। उत्तर होगा पहला, अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है।
कौन सा पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? उत्तर होगा दूसरा अरावली। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। उत्तर है दूसरा 550 किलोमीटर। व्याख्या: अरावली श्रेणी राजस्थान के 9.1% भाग 10% जनसंख्या में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। आरबीएससी कक्षा 11 भूगोल के अनुसार अरावली का मुख्य विस्तार 9 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, दौसा, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू जिलों में है, किंतु अरावली की शाखाओं एवं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत ब्यावर, डीडवाना, कुचामन का पूर्वी भाग, कोटपुतली, बहरोड एवं भर्तृहरि नगर, खेरतल, तिजारा में अरावली का विस्तार है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, उत्तर होगा पहला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। व्याख्या: अरावली श्रेणी उत्तर पूर्व में रायसीना दिल्ली से दक्षिण पश्चिम में पालनपुर गुजरात तक चौड़ाई लिए हुए विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम का भाग गुजरात अधिक चौड़ा एवं विस्तृत है, जबकि उत्तर पूर्वी भाग सकड़ा पाया जाता है। अरावली पर्वत का विस्तार है, उत्तर होगा तीसरा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? उत्तर होगा पहला अरावली पर्वत। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? उत्तर है पहला उत्तरी मध्यवर्ती। व्याख्या: अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है तथा सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है और सिरोही सबसे अधिक ऊंचाई व पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए है तथा भीलवाड़ा, ब्यावर व अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीलापन लिए हुए हैं। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर है तीसरा दक्षिणी ब्यावर। व्याख्या: दक्षिणी अरावली प्रदेश मुख्यतः आबू पर्वत खंड सिरोही में सर्वाधिक वर्षा होती है। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? उत्तर है चौथा अजमेर में। व्याख्या: अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही, अरावली की न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, उत्तर है चौथा विंध्यन खंड। इसके अलावा तीनों आबू खंड, अलवर खंड और जयपुर खंड अरावली प्रदेश के भाग हैं। व्याख्या: अरावली प्रदेश के 3 लघु भौतिक भाग। क उत्तरी अरावली क्षेत्र जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक। इस पर्वत श्रृंखला में शेखावटी एवं सीकर की तोरावाटी पहाड़ियां तथा जयपुर के नाहरगढ़, जयगढ़, मनोहरपुरा और अलवर की पहाड़ियां भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सिरावास सम्मिलित हैं। इस प्रदेश के प्रमुख उच्च शिखरों में क्रमशः रघुनाथगढ़, सीकर के खोह, जयपुर में भेरा, चलवर, बरवाड़ा, जयपुर हैं। ख मध्य अरावली क्षेत्र अजमेर से राजसमंद तक। इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। इसमें निम्न पहाड़ियां सम्मिलित हैं। सबसे पहले मध्य अरावली क्षेत्र मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्य रूप से अजमेर जिले में विस्तृत हैं। दूसरा शेखावाटी निम्न पहाड़ियाँ सांभर जिले से झुंझुनू में सिंघाना तक। दक्षिणी अरावली क्षेत्र राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक। दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा गया है, पहला आबू आरबुत पर्वत और दूसरा मेवाड़ी अरावली। आरबुत पर्वत विस्तार अचलगढ़ सिरोही में। यह क्षेत्र गुंबदाकार बेथोलिथ संरचना का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ ग्रेनाइट चट्टानें हैं। मेवाड़ अरावली विस्तार उदयपुर, राजसमंद। निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? उत्तर होगा चौथा अचलगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तर है तीसरा नाग पहाड़। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। उत्तर है पहला सांभर क्षेत्र। भानगढ़, बिलाली व सिरावास श्रेणियां स्थित हैं। उत्तर है पहला उत्तरी अरावली में।
आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है? उत्तर है पहला ग्रेनाइट से। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? उत्तर होगा चौथा माउंट आबू। कथन ए और कथन आर। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण आर। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर हैं। उत्तर होगा दूसरा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा दूसरा, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला है अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। दूसरा है अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। और चौथा है राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। व्याख्या। अरावली पर्वत राजस्थान के लिए जीवनदायिनी सरिताओं यथा बनास, बेडच, लूनी, खारी, कोठारी, सूकड़ी, साबरमती आदि की जन्मस्थली है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जल भरी हवाएं इनके समानांतर प्रवाहित होकर हिमालय तक बेरोक टोक चली जाती हैं। अतः मानसूनी वर्षा नहीं होती है। अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण युग प्री कैम्ब्रियन धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं? उत्तर होगा तीसरा, दूसरा और चौथा सही है। दूसरा है वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है और चौथा है यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न। कथन ए। राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। कारण आर। अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर होती है। इसका उत्तर है पहला, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? उत्तर होगा तीसरा, चित्तौड़गढ़। व्याख्या। चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का किला मेसा पठार अरावली का भाग है, जबकि भैंसरोडगढ़ का पठारी भाग विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। निम्न में से कौन सा अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? उत्तर होगा चौथा, गागरोण नहीं है। इसके अलावा तीनों है जो कि है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़। व्याख्या। गागरोण किला झालावाड़ में स्थित है। यह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं बल्कि विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। उत्तर है दूसरा, 23%। व्याख्या। पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस प्रदेश में राज्य का 23.30% भूभाग आता है। जिलों के पुनर्गठन के उपरांत इस क्षेत्र में जिलों की संख्या 13 अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, जयपुर हैं। इस प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों बनास, चंबल एवं माही बेसिन में बांटा जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश या उपजाऊपन खाद्यान्न का कटोरा अरावली पर्वतमाला के कारण है, क्योंकि यह रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करती है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? उत्तर होगा दूसरा, पूर्वी मैदान प्रदेश। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। उत्तर होगा दूसरा, यानी जवाई बेसिन। व्याख्या। पूर्वी बेसिन मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। क बनास बाणगंगा मैदान, ख चंबल बेसिन बीहड़ डांग का मैदान और ग मध्य माही बेसिन वागड़ क्षेत्र 56 का मैदान। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? उत्तर होगा तीसरा, पूर्वी मैदान का। बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर होगा दूसरा, यानी दूसरा और तीसरा। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है और जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। व्याख्या। बनास बाणगंगा मैदान। बनास बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण कृषि के लिए उपयुक्त है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। इसे 2 उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला, उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान A.M. हेरोन ने तृतीय पेनीप्लेन नाम दिया। यह मुख्यतः अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों में विस्तृत है। दूसरा,
दक्षिण में मेवाड़ का मैदान इनके उच्च भूभाग टीलेनुमा है, जिसके कारण इसे पिडमांट मैदान भी कहा जा सकता है। यह बेसिन मुख्यतः पश्चिमी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर आदि जिलों में विस्तृत है। अगला है बाणगंगा बेसिन। इसे रोही का मैदान भी कहा जाता है। समतल होने के साथ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित यह भाग विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। इसका विस्तार जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, भरतपुर आदि जिलों में है। राजस्थान में मालपुरा, करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? उत्तर होगा तीसरा, बनास बेसिन का। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? उत्तर होगा तीसरा, मालपुरा करौली मैदान। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है? उत्तर होगा चौथा, उत्खात स्थलाकृति। व्याख्या: चंबल बेसिन बिहड़ या डांग का मैदान। चंबल बेसिन मुख्यतः कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों में स्थित है। चंबल के अवनालिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृतियों बेडलैंड टोपोग्राफी में मुख्यतः गार्ज, नदी कगार, जलप्रपात, चुलिया, शिप्रकाएं, निक पाइंट्स तथा बीहड़ भूमि आदि हैं। करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहा जाता है। राजस्थान को किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, चंबल बेसिन। डांगलैंड किसका भाग है? उत्तर होगा तीसरा, करौली पठार। उत्खात स्थलाकृतिक पाई जाती है? उत्तर होगा चौथा, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर। वागड़, छप्पन का मैदान और कांठल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तर होगा दूसरा, मध्य माही बेसिन। व्याख्या: मध्य माही बेसिन। छप्पन के मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्रामों का समूह स्थित होने के कारण इस भूभाग को छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों सोम, जाखम तथा ईरू से सिंचित है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग व सलुम्बर, पूर्व उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। ज्ञातव्य है कि छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है तो छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन पहाड़ियों का समूह जो बालोतरा के मोकलसर गांव से सिवाना तक नाकोड़ा पर्वत, ग्रेनाइट पर्वत, बालोतरा पूर्व में बाड़मेर जिले में है। इस मैदान ने माही नदी को गोलाई दी है तो छप्पन की पहाड़ियाँ भी गोल हैं। वागड़ क्षेत्र व्याघ्रवाट। डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण छप्पन के विच्छेदित मैदान व आसपास के पहाड़ी भूभाग को वागड़ के नाम से पुकारा जाता है। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का मध्य भाग का पहाड़ी क्षेत्र पुष्प क्षेत्र या कुमारिक खंड डूंगरपुर बांसवाड़ा में है और कांठल क्षेत्र माही नदी के कांठे किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। अगला, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, माही। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, दक्षिणी भाग। और इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम भी जाना जाता है? उत्तर होगा तीसरा, मध्य माही का मैदान। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा चौथा, मेवल। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है? उत्तर होगा चौथा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। मध्य माही बेसिन के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से सही है? उत्तर होगा पहला और दूसरा सही है। यानी यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र सोम, जाखम तथा ईरू नदियों द्वारा अपवाहित है। छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है? उत्तर होगा दूसरा, बांसवाड़ा। नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? उत्तर होगा पहला, छप्पन की पहाड़ियां। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? उत्तर होगा पहला, कांठल का मैदान। छप्पन की पहाड़ी अवस्थित है? उत्तर होगा तीसरा, बाड़मेर में। राजस्थान के किस अंचल को वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? उत्तर है दूसरा, शेखावाटी अंचल। व्याख्या, वागड़ राजस्थान में दो भू क्षेत्रों का वाचक रहा है। वागड़ यानी वारगट। प्रदेश बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा में वागड़ कहते हैं। वागड़ प्रदेश यह अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का भाग है, जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर व पाली जिले में विस्तृत है। नरहड़, पिलानी, भादरा, नोहर, हनुमानगढ़ एवं कनाड़ा आदि भूभाग जिसे जिनपाल संकलित
खतरगच्छ पटावली में बागड़ नाम से बहुशः अभिहित किया गया है। स्रोत संदर्भिका राजस्थान सुजस पृष्ठ 568 में आप चेक कर सकते हैं। कौन सा युग्म सम्मिलित है? उत्तर होगा दूसरा वागड़ बांसवाड़ा। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा राजसमंद। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, चूरू इसमें सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? उत्तर है तीसरा बघेलखंड पठार। व्याख्या: बघेलखंड का पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? उत्तर होगा दूसरा हाड़ौती पठार। व्याख्या: दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती या लावा पठार जिसे कहा जाता है, इस क्षेत्र में राज्य का 6.49% भाग आता है। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। हाड़ौती पठार मालवा पठार का उत्तरी विस्तार है, जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल बेसाल्ट लावा चट्टानों एवं विंध्यन शैलों से हुआ है। नए जिलों के पुनर्गठन के उपरांत दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के अंतर्गत जिलों की संख्या 6 है, यथा कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, बिजोलिया, चित्तौड़गढ़, रावतभाटा, बारा। यह पठारी प्रदेश 2 भागों में बांटा जा सकता है। क विंध्यन कगार भूमि, इसका विस्तार दक्षिण पूर्व में स्थित हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा डांग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में है। यह भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला दक्कन लावा पठार, इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में है। मालवा प्रदेश प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ऊपरमाल में आते हैं बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ इसी क्षेत्र में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। चट्टानों दरारी उद्भेदन से जनित बेसाल्ट लावा। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अराबाला पहाड़ियां व कोटा की मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां इसी पठारीय भाग में है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। उत्तर होगा चौथा चंबल व बनास। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो आपका उत्तर होगा तीसरा बलुआ पत्थर से। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? उत्तर होगा पहला मुकुंदरा पहाड़ियां। राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां स्थित हैं? उत्तर होगा चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र। निम्न में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? उत्तर होगा तीसरा, इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? उत्तर है दूसरा दक्षिण पूर्व। राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उत्तर है दूसरा धौलपुर करौली क्षेत्र में। अगला कौन से स्थान राजस्थान के हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं? उत्तर है पहला बूंदी, कोटा, करौली। गंगधार उच्च भूमियां अवस्थित हैं। उत्तर होगा तीसरा हाड़ौती पठार प्रदेश में। व्याख्या: हाड़ौती पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि जिलों में है। हाड़ौती पठार के 3 गौण भाग अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी हिल्स, सर्वोच्च चोटी स्तूर मुकुंदरा हिल्स, सर्वोच्च चोटी चंदवाड़ी, कोटा, झालावाड़ में विस्तृत है। अगला शाहबाद उच्च भूमि, सर्वोच्च चोटी कस्बा थाना, 12 घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी पाई जाती हैं, जिसके मध्य रामगढ़ क्रेटर झील है। डग गंगधार उच्च भूमि, झालावाड़ जिले में हाड़ौती पठार का दक्षिणी पश्चिमी भाग इसकी पश्चिमी सीमा चंबल बनाती है। अगला प्रश्न, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? उत्तर होगा दूसरा शाहबाद उच्च भूमि में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। उत्तर है चौथा हाड़ौती का पठार के नाम से। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदान हाड़ौती पठार में से संबंधित है। उत्तर है पहला बारा। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? उत्तर है दूसरा देवगढ़ पिडमांट मैदान। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? उत्तर है पहला हाड़ौती का पठार। डग गंगधार उच्च प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक विभाग में अंतर्गत आते हैं? उत्तर है दूसरा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड पहाड़ क्रेटर MIC स्थित है। उत्तर है पहला रामगढ़ 12 में। व्याख्या: 2021 में विश्व के क्रेटर को मान्यता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा ने 12 के रामगढ़ क्रेटर को विश्व भू विरासत
के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी है। यह देश का तीसरा और राजस्थान का पहला क्रेटर है। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा बारा में। राजस्थान राज्य का प्रथम जैव विरासत स्थल किसे घोषित किया है? उत्तर है दूसरा रामगढ़ क्रेटर को। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है किसके सहारे? उत्तर है पहला बूंदी सवाई माधोपुर। व्याख्या: अरावली व विंध्यन पर्वतमाला का मिलन स्थल विशाल या बृहत सीमा भ्रंश कहलाता है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग से विशाल सीमा भ्रंश द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट गुजरता है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेगू सत्तूर बूंदी उत्तर कोटा में स्पष्टतः दृष्टिगत होता है तथा पुनः सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में इसे देखा जा सकता है। बृहत महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तर है दूसरा दक्षिण पूर्वी। महान सीमा भ्रंश देश में से ही गुजरता है। उत्तर है दूसरा उदयपुर से। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? उत्तर है चौथा भीलवाड़ा से। राज्य में डेक्कन ट्रैप के शेल समूह विद्यमान हैं। उत्तर है तीसरा झालावाड़ कोटा में। व्याख्या: डेक्कन ट्रैप दक्षिण पूर्व भाग में झालावाड़ कोटा एवं मेवाड़ के कुछ भागों तक फैले हैं। इन शैलों का रंग अधिकतर गहरा भूरा अथवा हरा होता है। मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है। उत्तर है चौथा जालोर ग्रेनाइट। व्याख्या: मालानी आग्नेय शैल समूह मुख्यतया जालोर एवं सिवाना बालोतरा में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट्स चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये पहाड़ियाँ गुंबदाकार या इंसेलबर्ग के रूप में पाई जाती हैं। इन शैलों के आधार पर जालोर सांचौर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं। उत्तर है तीसरा जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं। उत्तर है पहला गुंबदाकार। निम्नांकित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? उत्तर होगा दूसरा यानी ग्रेनाइट और रायोलाइट। मालानी पहाड़ियाँ स्थित हैं। उत्तर है तीसरा जालोर बाड़मेर में। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है। उत्तर है तीसरा सर्पाकार। व्याख्या: पाली जिले में स्थित सेंदड़ा स्टेशन के पास सर्पाकार चट्टानों की आकृति में विविधता पाई जाती है। राजस्थान में बागर और मरु डैश के नाम हैं। उत्तर है दूसरा भौगोलिक क्षेत्र। व्याख्या: राजस्थान में मरुस्थल मेरु उच्च पर्वतीय प्रदेश माल पठारी भाग को तथा बागड़ प्रदेश अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग को संदर्भित करता है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? उत्तर होगा तीसरा जैसलमेर बाड़मेर। व्याख्या: मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक जुरासिक युग 1800 लाख वर्ष। जैसलमेर में जुरासिक काल के लाठी श्रेणी शैल समूह हैं। महासमूह बैंडेसर श्रेणी, बोमाती श्रेणी, बाड़मेर बेसिन, जैसलमेर श्रेणी बेसिन, दक्कन गंगानगर शेल्फ। नेक्स्ट पेज। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर होगा चौथा यानी बरखान सुम्मेलित होगा बालूका स्तूप से, लाठी श्रृंखला सुम्मेलित होगी भूगर्भिक जलपट्टी से, इंसेलबर्ग सुम्मेलित होगा आबू पर्वतखंड से और पलाया सुम्मेलित होगा शुष्क झील से। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर है दूसरा यानी मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र सुम्मेलित होगा गिरवा से, हाड़ौती पठार सुम्मेलित होगा मुकुंदरा पहाड़ी से, शेखावाटी पठार सुम्मेलित होगा अंतः प्रवाहित अपवाह से, घग्गर का मैदान सुम्मेलित होगा नाली से। निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मेलित नहीं है? उत्तर होगा चौथा नागौर उच्च भूमिया डोरा पर्वत। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है वह है। उत्तर है पहला दक्षिण पूर्वी। सर्वाधिक नदियों के बहाव क्षेत्र वाला दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भू आकृतिक के अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? उत्तर होगा तीसरा यानी दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। दूसरा है पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। सही बात है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। सही बात है। चौथा है अरावली पर्वतमाला में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। ये भी सही बात है। व्याख्या: महान सीमा भ्रंश हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है। इसका विस्तार बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर एवं चित्तौड़गढ़ में है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा तथा दक्षिण पूर्व में मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित है। राजस्थान के भू आकृतिक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है?
उत्तर होगा पहला, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है दक्षिण पूर्व राजस्थान की भू आकृति पठार और ऊपरमाल के नाम से भी जानी जाती हैं। दूसरा है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले हाड़ौती अंचल के भाग हैं। तीसरा है करौली, सवाई माधोपुर, विंध्य क्षेत्र के भाग हैं। व्याख्या, डूंगरपुर और बांसवाड़ा मध्य माही बेसिन के भाग हैं। अगला, जल उपलब्धता के निम्न चरणों को सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र, निम्नतम से उच्चतम के क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर होगा तीसरा, यानी सबसे पहले मरुस्थल थार, उसके बाद अरावली उच्च भूमि, उसके बाद आएगी पूर्वी नदी मैदान और फिर लास्ट में नहरों के साथ सिंचित कमांड क्षेत्र। उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम फारसी लेखक द्वारा दी गई। उत्तर है दूसरा, अल बरूनी। व्याख्या, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को मेवात कहा। इसी के साथ ये तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे पर्वत पठार दर्रा, पर्वत पठार दर्रा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बुक्स के बारे में बताया है दोस्तों, तो आपको 25वां संस्करण परचेस कर ही लेना चाहिए। तो जल्दी से जिन भी बच्चों को परचेस करना है सभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। विदिन 5 डेज आपको आपके घर पर ये दोनों किताबें डिलीवर करवा दी जाएगी। तो जल्दी जल्दी मैसेज करें और किताबें खरीदें और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।